ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है, लेकिन गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए कैरेक्टर्स और प्लेसेस के नाम बदल दिए गए हैं और वास्तविकता को कहानी का रूप देने के लिए कुछ नाटकीय बदलाव भी किए गए हैं। यदि इस कहानी से किसी को भी थोड़ी बहुत भी तकलीफ होती है तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। हैप्पीनेस किल्ड मी, अ ब्राइड्स डेथ बेड। इस कहानी के सेकंड पार्ट को इस वीडियो में मैं सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी एक ऐसी दुल्हन की है जिसकी शादी उसी के मनचाहे वर से हो रही है, फिर भी उसके चेहरे पर दुख के भाव स्वतः ही झलक रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है, हम जानेंगे कहानी के सेकंड पार्ट में। आइए सुनते हैं। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छिपा लिया, लेकिन आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाई। मैं फफक फफक कर रो रही थी। इतने में मैंने अपने कंधे पर किसी के हाथ के स्पर्श का अनुभव किया। सर उठा के देखा तो ये विकास थे। वो शायद समझ चुके थे कि क्यों मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, और ये देखकर दिल को थोड़ा आराम मिला कि कम से कम अभी तक विकास को मेरी तकलीफ़ का एहसास तो है। गाड़ी चल दी घर की तरफ। वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था घर, इसलिए यादों को अधिक वक्त ही नहीं मिला मुझे अपनी गिरफ्त में लेने का। हम घर पहुंच चुके थे। गाड़ी के राइट साइड में मेरा ससुराल और लेफ़्ट साइड में मेरा मायका, मेरा घर। कितना हंसता खेलता परिवार था मेरा। ना जाने किसकी नज़र लग गई, सब कुछ एक झटके में ही तबाह हो गया। सुना था रिश्तों के ख़त्म होने की वजह ईगो होती है, लेकिन यहाँ तो रिश्ते ही नहीं, इंसान के भी ख़त्म होने की वजह ये ईगो बन गया। मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी, इसलिए लाडली के साथ साथ शरारती और ज़िद्दी थी। लेकिन छोटी होने के बावजूद मेरे भैया और दीदी में पूरे घर का, स्पेशली मम्मी पापा का कोई फेवरेट था तो वो थी दीदी। मेरे नेचर के उलट वो बहुत ही शांत, संस्कारी, हंसमुख और इन सब से बढ़कर मम्मी पापा की हर बात मानने वाली बेटी थी। वो अपनी पढ़ाई में भी टॉपर थी, और अब तो दीदी ने पढ़ाई ख़त्म करके जॉब भी करने लगी। हम सब इतने खुश थे। जिस दिन दीदी को ज्वाइनिंग लेटर मिला था, पापा ने तो पूरे परिवार को पार्टी दी थी। पापा उस दिन सबसे यही बोल रहे थे, मेरी बेटी नहीं, बेटा है मेरा। शायद सच में माना होता पापा ने दीदी को बेटी की तरह, तो आज यही तो दोगला व्यवहार है जो होता आया है हमारे समाज में। बेटियां अगर घर का नाम रोशन करें तो बेटों की तरह हैं, और अगर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी थोड़ा कर लें तो लड़कियां हैं, इन्हें इतनी छूट देनी ही नहीं चाहिए। अगर बेटा कहा है तो बेटों की तरह विश्वास भी करके देखिए। लेकिन ये नहीं होगा, और बहुत सी लड़कियां कभी पंखे से तो कभी पेट्रोल से मरी ही मिलेंगी। अपने घर की तरफ आंखों में आंसू लेके देखते देखते ना जाने कितनी ही यादों से सरोकार हो रही थी कि इतने में सासू माँ ने मेरे साइड का गाड़ी का दरवाज़ा खोला और सभी रस्मों रिवाजों के साथ मुझे और विकास को गृह प्रवेश कराया। वैसे तो यह घर मेरे लिए अनजान नहीं था, क्योंकि हम लोग पड़ोसी ही थे, लेकिन फिर भी आज घर की दहलीज के पार कदम रखते ही एक अनजाना सा डर लग रहा था। घर के अंदर दरवाजे पर रखे उस कलश को पैरों से स्पर्श करने से पहले ना जाने क्यों मैं अनायास ही अपने घर, मतलब अपने मायके की तरफ देखने लगी, जहाँ सूनी दीवारें ही दिख रही थी, और मैं उन्हीं दीवारों में अपने बचपन की उभरती तस्वीरें देख रही थी। वैसे तो हर दुल्हन की विदाई होने से उसके ससुराल में गृह प्रवेश तक के समय में उसके साथ जहाँ अपने परिवार, अपने बचपन की यादें होती हैं, वहीं नए जीवन के सपने भी साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन मेरे साथ परिवार की, बचपन की यादों के साथ साथ और कुछ साथ था, तो वो था गिल्ट, और नए जीवन के सपनों की जगह नए जीवन का खौफ, जिसे मैंने खुद चुना था। तभी सासू माँ ने आवाज़ दी, अंजलि बेटा,
गृह प्रवेश करो। प्रवेश करते ही रस्मों रिवाजों का सिलसिला चल पड़ा और इन सब के बीच बार बार मेरी नज़र आदित्य भैया पे जा रही थी। उनकी खोई खोई लाल आँखें उनका दर्द बयां कर रही थी। उन्हें देख के ही पता चलता था कि ना जाने कितनी दिनों से शायद वो सोई नहीं है, या यूँ कहें कि रो रो के रातें गुजारी हैं। पहले जब भी मैं भैया से मिलती थी हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कान हुआ करती थी। उनकी मुस्कान ही तो थी जिस पर किसी का भी दिल आ जाए। लेकिन आज उनके चेहरे पर मुस्कान क्या, उन्हें देख के तो ये लगता है कि उन्होंने जीना ही छोड़ दिया है। कितने अच्छे लगते थे साथ में अर्चना दीदी और आदित्य भैया। अरे भैया नहीं, पहले मैं इन्हें आदित्य जीजू बुलाया करती थी। वैसे याद है मुझे, मैंने जब दीदी और जीजू को एक साथ देखा था। जिस रोज से देखा है उसको हम समा चलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब आठे पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। ये गाना आदित्य जीजू और दीदी को देखकर बजा रहे थे और इशारों में अपने अपने घरों की छत से बातें कर रहे थे। दोनों मुझे देख के शर्मा गए थे। दीदी तो छत से नीचे ही भाग गई थी। फिर दीदी ने मुझे सब बताया अपने और आदित्य जीजू के बारे में। सच में दोनों लोग एक परफेक्ट कपल लगते थे साथ में। शायद इसीलिए नज़र लग गई। समझ रही थी उनका दर्द, आखिर उन्होंने भी तो मेरी तरह अपना कोई खोया था। फ़र्क बस इतना है कि मेरे पास जीने की एक आस विकास है, लेकिन उनके पास वो भी नहीं है। आज का ये मंजर खुशियों भरा हो सकता था अगर ईगो को छोड़कर और धैर्य से काम लिया जाता, लेकिन आज इंसान अपनी जिद में खून के रिश्तों को भी तिलांजलि दे रहा है। धीरे धीरे शाम हो चली थी। एक सजे से कमरे में मुझे लाया गया। यह वही पल था जिसके ख्याल से भी पूरे बदन में एक सरसरी सी दौड़ जाती थी। फिर खुद से ही शर्म मुस्कुरा कर अपना चेहरा छिपा लिया करती थी। मैंने और विकास ने बहुत सपने देखे थे इस रात के, लेकिन अभी अपनी मर्यादा को सीमा लागने को नहीं सोचा, क्योंकि हम दोनों पूरी ज़िंदगी एक पवित्र शादी के बंधन में बंध के गुजारना चाहते थे और इस बंधन की पवित्रता बनाए रखना चाहते थे। लेकिन आज सब कुछ इतना बेरंग सा था। सारे सपने, सारी खुशियाँ आज सब बेमानी सी लग रही थी। शादी तो नई शुरुआत होती है ज़िंदगी की, लेकिन मेरी ज़िंदगी के लिए सब कुछ ख़त्म सा है। शायद विकास का प्यार भी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं अपने आंसुओं को पोंछते और खुद को संभालते हुए जब दरवाजे की ओर देखती हूँ तो सासू माँ थी। वो बिना कुछ बोले मेरे पास आके बैठती हैं। शायद मेरे आंसुओं को देख लिया था उन्होंने। तभी मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए वो बोली, जानती हूँ बेटा, जो हालात तुम्हारे और मेरे घर के हैं बहुत तकलीफ़ और दुख भरे हैं, ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए। लेकिन बेटा, इससे निकलना तो पड़ेगा, हिम्मत रखो। मैंने उनकी तरफ देखा तो खुद को रोक नहीं पाई और रोने लगी। तब उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। तब मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उनकी भी आंखें नम हैं। मेरे माथे को चूमकर उन्होंने कहा, खुश रहो तुम दोनों हमेशा। और तभी दिल में एक टीस सी लगी कि काश मेरी माँ ने भी मुझे इसी तरह गले से लगाया होता। तो सासू माँ कमरे से जाने लगी। जाते जाते भरे गले से उन्होंने मुड़कर कहा, बेटा, सुबह जल्दी उठ के सामान पैक कर लेना, हमें कल ही हमेशा के लिए
ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। अब यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो उसके नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।